नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम बात कर रहे हैं H3N2 वायरस की और देखने की कोशिश या जानने की कोशिश कि ये कितना डेंजरस है। क्योंकि H3N2 यानी इन्फ्लुएंजा के इस वायरस ने देश में अब तक 9 से ज़्यादा जानें ले ली हैं और ये पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया है। दिक्कत यह है कि इस समय और भी दूसरे वायरस एयर में एक्टिव है जिनके साथ मिलकर ये एक हद तक जानलेवा वायरस बन चुका है। तो आज इसी वायरस पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि कुछ राज्यों में तो इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और कई राज्यों में इसके तेजी से फैलने के प्रमाण भी मिले हैं। तो क्या ये वाकई एक जानलेवा वायरस है जो अगर किसी को लगा तो फिर सीधे बात जान पे जाएगी, या ये कुछ ही लोगों को कुछ खास तरीके से अटैक करता है? तो आज इस वायरस के बारे में सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि ये स्थिति क्या बन रही है देश के अंदर कि H3N2 को लेकर अब इतनी बातचीत होने लगी है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि क्या H3N2 के संक्रमण के कारण हो रहा है। अब तक जैसा मैंने आपको कहा 9 लोगों की मौत पूरे देश में इससे हो चुकी है। आप कहेंगे आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये फैल रहा है, आने वाले दिनों में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देश के कई राज्यों में इसके केसेस मिले हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर इलाके तक ये सीमित है, लेकिन कई राज्यों में इसके, और सबसे ज़्यादा अगेन जैसा हमने देखा था जब कोविड भी आया था, तो महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था ये वायरस भी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली है, गुजरात है, कर्नाटक है, असम है। मतलब आप देख रहे हैं कि देश में चारों दिशाओं में, अलग अलग राज्यों में, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, सब जगह ये वायरस अपनी जो है पहुंच बना चुका है। और इनफैक्ट पुडुचेरी में तो स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया इस वायरस के चलते, ताकि इसमें फैलने से इसे रोका जाए। और ये बच्चों को बहुत तेजी से शिकार बना रहा है, ये भी बात है, इसलिए स्कूलों में खास एहतियात बरती जा रही है। अब कई वायरस एक्टिव है एक साथ, ये एक और बड़ी समस्या हो गई है। मतलब H3N2 तो है, लेकिन कोविड के भी डेली केसेस आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 600 के आसपास फिर से आने लग गए हैं। जहां एक तरफ आपने सुनना बंद कर दिया होगा कोविड केसेस के बारे में, लेकिन 600 केसेस अब डेली निकल रहे हैं या उससे ज्यादा। इसके अलावा H1N1, जिसे आप स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, वो वायरस भी इस समय एक्टिव है। साथ में जुड़ गया है H3N3। तो इन्फ्लुएंजा ग्रुप के जो तमाम अलग अलग वायरस है वो एक साथ सक्रिय हो गए हैं और इसीलिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है और एक साथ 2 संक्रमण से मौतें भी हो रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? महाराष्ट्र में हमने एक उदाहरण इस तरह की मौत का देखा, जहां पर इनफैक्ट एक मेडिकल स्टूडेंट की जान चली गई। अफसोस की बात है, जिन्हें एक साथ H3N2 और कोविड-19 दोनों उनकी ब्लड सैंपल में पाए गए। तो चलिए जरा इस वायरस को समझते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सर HN रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के चेयरमैन क्रिटिकल केयर डॉक्टर राहुल पंडित और रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंडित, क्योंकि महाराष्ट्र से एक बार फिर से ये बात उठी है बहुत तेजी के साथ कि इनफैक्ट हाई लेवल मीटिंग की है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने और पूरे हालात का जायजा लिया है। अलर्ट पर है तमाम शहर यहाँ के और सबसे ज्यादा मरीज देश के महाराष्ट्र में। तो मेरा पहला सवाल यही कि फिर से ये संक्रमण महाराष्ट्र में इतना ज्यादा क्यों, और फिर हम संक्रमण के ऊपर भी आते हैं। नमस्कार। देखिए, ये जो मरीज पाए जा रहे हैं वो एक्चुअली पूरी देश भर में मरीज जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं ये कहूंगा कि जो सीजन में जो बदलाव आया है कि ठंड के बाद जो अचानक नॉर्मल से ज्यादा जो हमें गर्मी महसूस हो रही है, उसमें वायरल इन्फेक्शन जो है इस मौसम में होना एक नॉर्मल बात है। बट अभी क्या है कि इस वक्त हमारा जो सर्वेलेंस है वो इतना अच्छा है, कोविड के बाद हमारा जो उसके ऊपर का अलर्टनेस जो इतना अच्छा है कि हम टेस्टिंग अच्छे कर रहे हैं और इस वजह से हमको जो वायरसेस जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा, H3N2 का जो है टेस्टिंग इतना इजी नहीं है। जो टेस्ट अवेलेबल है वो काफी महंगे हैं। उसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये ज्यादा H3N2 की केसेस हो सकते हैं, जो कि जो टेस्ट किए गए वो पॉजिटिव आ रहे हैं H3N2 के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई असाधारण ऐसा सीजन है कि जिसमें सब वायरसेस ने इकट्ठे मिलके जो है संक्रमण करना चालू कर दिया। नहीं, ये सिर्फ सीजनल चेंज दिख रहा है मुझे। और मेरे ख्याल से अगर इस वक्त हम लोग पैनिक ना करें, हमारा जो है पेशेंस रखे थोड़ा बहुत, तो 1-2 हफ्ते में जैसे गर्मी और थोड़ी बहुत नॉर्मल समर की तरफ चली जाएगी, तो मेरा मानना है कि केसेस कम होना चालू हो जाएंगे। और आप महाराष्ट्र में ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि जो टेस्टिंग स्वाभाविक है, बड़े शहरों में ज्यादा होती है।
और जो है महाराष्ट्र में टेस्टिंग, बॉम्बे में टेस्टिंग की जो टेस्टिंग का जो रेट है वो काफी अच्छा है, और उस वजह से हमको जो है पॉजिटिव केसेस दिख रहे हैं। और आपने जैसा सही फरमाया कि कोविड की केसेस भी थोड़े बहुत दिखने लग गए हैं, पर ये उसी वजह से कि वी आर टेस्टिंग अगेन, और उस वजह से हमको जो है ये वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं फिलहाल। जी, ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं पैनिक नहीं करना चाहिए। कुछ और सवाल होंगे जो मैं आपसे लूंगा और दर्शकों के मन में भी सवाल नेचुरली आएंगे, लेकिन पहली लाइन ये कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर रवि मलिक, ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तो उनको जल्दी पकड़ता भी है और उनके लिए अच्छा नहीं है या थोड़ा खतरनाक है। इनफैक्ट पुडुचेरी जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर तो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। क्या ये बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर करता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स? डेफिनेटली जो ये इन्फ्लुएंजा है ये हर सीजन में आता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, 2 पीक्स आती हैं, एक जनवरी से मार्च में और एक पोस्ट मानसून में। 2 पीक्स हमेशा हर साल इन्फ्लुएंजा जो है आता है। ऐसा नहीं है कि इस साल जो है वो कुछ स्पेशल बात हो रही है, हर साल ये इन्फ्लुएंजा आता है। और इसका प्रकोप जनरली जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं, जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर होते हैं, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा डायबिटिक्स हैं या हार्ट डिजीज के हैं या रीनल डिजीज के हैं या कैंसर के, या खासकर जो कीमोथेरेपीज ले रहे हैं, उनके ऊपर जो है इनका प्रकोप काफी ज्यादा पड़ता है। डेफिनेटली H3N2 जो है ये वेरिएंट आया है, इसमें भी मैं आपको बता दूं, इन्फ्लुएंजा के अंदर जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक H टाइप की होती है और एक N टाइप की होती है। H टाइप की 18 सब वेराइटीज हैं प्रोटीन की, और N की जो है 11 सब वेराइटीज हैं। तो उसके कौन सी सब वेराइटी है उसके हिसाब से हम इसको नोमेनक्लेचर दे देते हैं। जैसे हमने कोविड को H1N1 शुरू में दिया था और इसको H3N2 दे रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा जो है वो काफी कॉमन है जो कि इस सीजन में आता है, और जैसे ही मार्च का महीना खत्म होगा फिर गर्मियों में ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी बिल्कुल नहीं आती है। फिर पोस्ट मॉनसून यानी आज से 6 महीने के बाद में फिर थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा आएगा। और मैं समझता हूं कि इसकी प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। अगर ये एयर के अंदर है तो हमेशा हम लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें। इसकी प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शन भी आता है, वैक्सीनेशन भी आती है। खासकर जो वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, खासकर बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, वो जरूर हर साल जो है एक इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन जरूर लगवाया करें। इससे कि इसका काफी हद तक बचाव हो जाता है। जी, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन डॉक्टर पंडित, क्या ये हर साल जान भी लेता है, या फिर जैसा आपने कहा कि थोड़ा सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, खबरें थोड़ी ज़्यादा निकल कर आती हैं, तो शायद हमें पता चल रहा है, मतलब क्या ये H3N2 जितना कॉमन है उतना जानलेवा भी है? या जैसे अभी 9 डेथ रिपोर्ट की गई, और जिसमें स्पेशल केस में मेंशन करना चाहूँगा, अहमदनगर के एक जो फर्स्ट ईयर के डॉक्टर स्टूडेंट ही थे, उनकी डेथ हुई इससे, और उनमें कोविड-19 भी पाया गया और H3N2 भी पाया गया। सो ठीक है, ये ऐसे केसेस आ सकते हैं या फिर जान जाने का खतरा नहीं है? मैंने कहा सर्वेलेंस अच्छा हुआ है, खबरों की बात नहीं है। खबरें तो जब एक 24 साल के बच्चे की जान जाएगी और युवक की जान जाएगी तो स्वाभाविक है, सबको बहुत दुख की बात है कि ये क्यों हो रहा है करके, तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पर एक मेडिकल फैक्ट ये है कि हर साल इन्फ्लुएंजा की बीमारी से भी लोगों को जो है सीरियस डिजीज होता है, और कुछ लोगों की दुर्भाग्यशाली पर डॉक्टर पंडित, मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या ये हर साल जैसा, ये देखिए जो एक कॉमन ऑब्जर्वेंस है, आप डॉक्टर्स हैं तो ज्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कई शोज कर चुके हैं जहां पर हम हार्ट से रिलेटेड शो कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को इन दिनों हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं, इवन बहुत सारी जाने जा रही है, वो पहले हमने नहीं देखा, आफ्टर कोविड इफेक्ट है। तो क्या ये भी ऐसा है कि आफ्टर कोविड यही इन्फ्लुएंजा थोड़ा खतरनाक हो सकता है, या कोविड के वायरस के साथ मिलकर ये और खतरनाक हो जाएगा, या ये सिर्फ एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा? ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है कि कहेंगे कि ये कोविड के साथ मिलकर ज्यादा खतरनाक हो रहा है या नहीं। हर वायरस जो है, कोई भी वायरस दुनिया में आज जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लंग्स के अलावा या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा। इस वक्त हमें ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि जो H3N2 वायरस है ये कोई और बीमारी कर रहा है। जो भी हम पेशेंट्स देख रहे हैं उनको आइदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या कुछ लोग हैं जिनको कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और जिनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, स्वाभाविक है उनमें ये जो डिजीज है वो थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर दिख रहा है, उनको शायद अस्पताल की भी जरूरत पड़ रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये वो मरीज है जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में माने जाते हैं, पर 1-2 ऐसे भी मरीज हैं जो कि नॉर्मल इम्यूनिटी वाले हैं या युवा है, उनमें भी ये पेशेंट में हम लोग देख रहे हैं। पर ज्यादातर मरीज जो है
उनमें ये बीमारी बिल्कुल मामूली है और घर पे ही उनका ट्रीटमेंट और दवाई लेके अच्छी हो रही है। मैं सिर्फ एक संकेत देना चाहूंगा कि प्लीज खुद के ट्रीटमेंट मत लीजिए। अगर आपको 1 या 2 दिन से ज्यादा बुखार है तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर H3N2 है तो एक ऑसेल्टामाविर नाम की जो दवाई है वो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन सोच समझ के दे सकते हैं, और उसका जो टाइम स्पैन है वो पहले 2 या 3 दिन में लेनी है। उसलिए अगर 2 दिन से ज्यादा आपके सिम्टम्स है तो कृपया मेडिकल हेल्प लीजिए, ना कि आप लोकल फार्मेसी से जाके कुछ दवाई लीजिए। नॉर्मल हाइड्रेशन और पैरासीटामोल रखिए। 1-2 दिन में अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपके डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि वो शायद आपको ऑसेल्टामाविर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे और आपका जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो भी कम हो जाएगा। राइट तो ठीक है, आप मन से कोई इलाज ना करें और अगेन घबराने की बात नहीं। तो चलिए, अब चूंकि आप कैसे पहचानेंगे, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया एंड आई थिंक इट्स थ्रू आउट कंट्री, जहाँ पर इन दिनों कहीं बारिश भी हो जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शाम को एकदम टेम्परेचर डिप हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम में वेरिएशन और ये अक्रॉस द कंट्री देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर मलिक, क्या सिम्टम होंगे जिससे आप थोड़ा सोचे कि भाई ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो चलो अब डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए? जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग, अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, खुद का इलाज शुरू कर देते हैं। कब आपको डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स बड़े सिंपल होते हैं। सारे इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जो हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या इन्फ्लुएंजा हो, इनिशियल दौर में उनके सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं, जैसे कि शरीर के अंदर थोड़ा दर्द होना, जुकाम होना, थोड़ा गले में खराश होना, थोड़ी खांसी होना, फीवर आना। ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है। मोस्टली मोर देन 90% केसेस तो इसी तरह के हल्के फुल्के फीवर, खांसी के साथ में होने के बाद में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर जब इन्फ्लुएंजा थोड़ा प्रोग्रेस कर जाए, निमोनिया थोड़ा भयंकर रूप ले ले, उस वक्त जो है सांस का फूलना बहुत तेज हो जाता है, वीजिंग हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोगों को, पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। कई बार ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और रेयरली कभी कभी वेंटिलेशन की भी, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी देने की हमारे को जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो एक तरफ तो स्पेक्ट्रम में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि 90% ऑफ पेशेंट्स में होंगे और चले जाएंगे, जिसमें कि थोड़ा फीवर, खांसी, जुकाम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो घातक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि पसली चलना, वीजिंग होना और सांस में दिक्कत आना, ऑक्सीजन का कम हो जाना और बेहोशी होना। तो इस स्पेक्ट्रम में ये भी देखा गया कि अक्सर उन पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है आईसीयू की जो कि पहले से मॉरिबंड कंडीशन में है, जो बहुत एल्डरली हैं या जिन लोगों को बहुत ज्यादा और बीमारियों ने घेर रखा है पहले, या जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, या बच्चे जो बहुत छोटे हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर भी इसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आम बात की जाए तो इसके अंदर सिंपल सिम्टम्स होते हैं जो कि विद इन 5 to 7 डेज रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स होते हैं उस वक्त हमें खास ध्यान रखना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपना इन्फ्लुएंजा किसी और को ना दें। तो हम मास्क पहने, डिस्टेंस रखें और बल्कि छुट्टी ले लें हम, और अपने परिजनों को भी प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है जिसको भी इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है। तो ठीक है, चलिए, तो इन सिम्टम्स का आपको ख्याल रखना है और किन परिस्थितियों में आपको डॉक्टर से जाके परामर्श लेना है और किन लोगों को तकलीफ हो सकती है, डॉक्टर साहब ने अभी क्लियर किया। यहाँ पे एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कि जब चीज़ें इतनी सामान्य हैं तो फिर इतनी अलर्टनेस क्यों राज्य सरकारें इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं, क्यों स्कूल के स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं? क्या ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है या सच में इतना डरने की आवश्यकता है या इतने प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है? ये तो पहले हम नहीं देखते थे ऐसा कुछ होता है। तो इसके भी, इन सवालों के भी जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है H3N2 वायरस की, कि वायरस कितना डेंजरस है, क्यों इसको लेकर इतनी हायतौबा मची हुई है, क्यों इसको लेकर इतनी अलर्टनेस है। हमने कुछ आंकड़े भी देखे कि देश में अब तक इससे 9 जान जा चुकी है। लेकिन ब्रेक से पहले बातचीत हुई और हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये एक आम इन्फ्लुएंजा ही है, जो मौसमी बुखार आप जिसको कहते हैं, ये हर साल आता है और इस साल भी उससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल वही जो मैं डॉक्टर पंडित आपके पास आ रहा हूँ लेकर, कि अगर ये सब कुछ पहले
जैसा है तो इतनी ज़्यादा अलर्टनेस की सीएम लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, स्कूल के स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, ये सब तो हमने पहले कभी होते हुए नहीं देखा। क्या कोविड के बाद हमारी अलर्टनेस या हमारे इंतज़ाम या कहें थोड़ा हम अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं आए? क्योंकि ये सब जो इतना सब दिखा रहा है उससे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी चीज़ हो रही है। देखिए, स्वाभाविक है, पैंडेमिक बहुत भयंकर इफेक्ट हमारे सोच पे या हमारे दिल पे रख के गया है, और अभी भी चालू ही है। पैंडेमिक कोई ऑफिशियली ऑफ नहीं हुआ, कॉल ऑफ नहीं हुआ है अभी तक। और स्वाभाविक है कि जब केसेस बढ़ने लग जाए तो उसके ऊपर सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर एक कॉशनरी नोट रखनी बहुत जरूरी है कि वी शुड नॉट बी कॉस्ट ऑफ गार्ड। हमको जो है कि पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और ये जो मीटिंग्स हुई है या जो छुट्टियां दी गई है स्कूल में, ये उसी वजह से दी गई है कि कहीं ये बीमारी जो है फैले नहीं। इसके ऊपर हमको जो है एक नियंत्रण अभी काबू में लाया जाए, ताकि इसका जो है प्रकोप और नहीं बढ़े। और इसके वजह से जो है लोग जो है गवर्नमेंट के जो हुए या सीएम लेवल की मीटिंग्स हुई, ये इसी वजह से की जा रही है ताकि लोगों में एक अलर्टनेस पैदा हो कि ये हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और वो खुद को भी जो है बचा के रखे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर किसी को बीमारी है, किसी को अगर सर्दी खांसी है, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के वो थोड़ा बहुत घर पे बैठ ले, मास्क पहन ले, ताकि घर के लोगों को भी ना दे। और इस वजह से सब ये तैयारियां की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा संकेत कहीं से आया है कि इसका जो है कन्वर्जन किसी भयंकर पैंडेमिक या एपिडेमिक के रूप में होने वाला है। ये अभी भी मैं कहता हूँ कि सीजनल बीमारी है, और कुछ हफ्तों के बाद शायद इसका जो है प्रकोप कम हो जाएगा। पर इस वक्त जो है सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है, अलर्टनेस रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सब गवर्नमेंट तैयारी ठीक है। यहाँ साइडलाइन पर एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ डॉक्टर मलिक की, जैसा अब हमने शुरुआत में भी जिक्र किया कि ऑन एन एवरेज करीब 600 से 700 केसेस अब निकल रहे हैं कोविड के। फिर से बीच में हमने एकदम से ही देखा कि ये केसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे, और एक नए वेरिएंट की भी बात हो रही है जो कि आ गया है। अभी वो कितना सीवियर है, क्या है, इस पर इतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन क्या आपको लगता है कि पैंडेमिक का जो मसला है वो अभी तक, या वो जो मामला है पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है, कभी भी वो वापस सरप्राइज कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि मुद्दा यह है कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है। जहां तक एपिडेमिक का तल्लक है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कोविड का एपिडेमिक अभी कहीं पर नहीं चल रहा है। अगर स्पोरेडिक केसेस इधर उधर आते हैं, या फॉर दैट मैटर इन्फ्लुएंजा के भी H3N2 के केसेस आ रहे हैं, जिसमें कि 600-700 के करीब केसेस आए हैं, तो सरकार अगर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है तो आपकी बात एक तो ये भी ठीक है कि कुछ हद तक हम लोग अब बहुत हाइपर अलर्ट भी हैं, क्योंकि कोविड में जिस तरह से जानों को गंवाया है हम उसको और अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये भी है कि हम सेंसिटाइज थोड़ा ज्यादा हुए हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन ना ले ले, इन्फ्लुएंजा भी कहीं एपिडेमिक प्रोपोर्शन ना ले ले, तो उसका भी डर की वजह से शायद उसकी जो प्रिवेंशन है, उसकी वैक्सीन है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है वो उसकी वजह से किया जा रहा है। लेकिन मेरा एक ही मैसेज रहेगा, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, फॉर दैट मैटर जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां, इसके अंदर साधारण निमोनिया भी आ जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाती है, वूपिंग कॉफ भी आ जाती है, इन सब की प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जो है वो मास्क है। तो सबसे पहले हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें, मास्किंग को ना भूलें, हैंड हाइजीन को ना भूलें, और कोशिश करें कि क्राउडेड जगहों के ऊपर अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस भी व्यक्ति को, आपको कभी भी लगे कोई व्यक्ति आपके सामने वाला या आपका कोई सहकर्मी जो है, जिसको कि आंखों में लालिमा है, खांसी है, थोड़ा फीवर आ रहा है और उसकी आंखें भरी भरी हैं, तो ये इसको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा लाइक रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकती हैं जो कि कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो उससे अपनी दूरी बना के रखिए। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारे को इससे डरने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि जिन लोगों की कोविड की बूस्टर नहीं लगी है वो बूस्टर लगा लें। इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन अवेलेबल होती है, जिन्होंने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं ली है वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा लें। खासकर कि जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं वो अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लगी होगी, हो सकता है आपको फिर भी बीमारी हो, लेकिन उसको सीरियस बीमारी होने की आपकी जो संभावना है
वो काफी कम हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि हम इसी नोट के ऊपर एक कैरी होम मैसेज देंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपनी प्रिकॉशंस को पूरा दुरुस्त रखिए और अपनी लोकल एपिडेमियोलॉजी के ऊपर भी नजर रखिए, किस तरह का वायरस वहां पे फैल रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को बचाव करके रखिए। राइट, पॉइंट टेकन सर। तो कुल मिलाकर 2-3 पॉइंट्स यहां निकल कर आए कि ये एक सीजनल फ्लू के तौर पर ही आया है। हाँ, हमारा सिस्टम क्योंकि अब पहले के मुकाबले बहुत अलर्ट है, इसलिए कोई चांस लेना नहीं चाहती ना सरकार ना दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए आपको ये अलर्टनेस दिखाई दे रही है, केसेस सुनाई दे रहे हैं क्योंकि अब रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन हमारे दोनों ही डॉक्टर्स का कहना है कि एक सीजनल फ्लू के तौर पर है, इससे उतना घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा इज बेटर देन क्योर। मास्क आप अपने फिर से निकाल लीजिए, वो आपको कोई भी हो, चाहे कोविड वायरस हो, चाहे फिर वो H1N1 हो या H3N2 हो, उन सबसे आपकी रक्षा करेगा, आपका प्रिकॉशन करेगा। और वैक्सीन भी अवेलेबल है इसके लिए, तो छोटे या बुजुर्गवार, छोटे बच्चे बुजुर्गवार जो चाहें वो उसको लगवा सकते हैं। और वही के लक्षण अगर आपको 2-3 दिन से ज्यादा दिखते हैं, जो कि सामान्य बुखार खांसी सर्दी वाले ही लक्षण होंगे, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। एक दवाई का भी जिक्र किया डॉक्टर पंडित ने, वो डॉक्टर खुद ही आपको लिख के देंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से। तो पैनिक करने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे और थोड़े कॉशियस रहेंगे तो शायद इस बीमारी को, इस वायरस को फैलने से आप रोक पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। ए लड़की